नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहल वर्ग के बारे में, जो सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कोहल वर्ग के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो क्वेश्चन 100% ही निकल जाएंगे, ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोहल वर्ग के बारे में। कोहल वर्ग का जो की पॉइंट्स हैं वो हैं नैतिकता। इन्होंने दिया है नैतिकता का सिद्धांत, या फिर इसी को हम कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो एक की पॉइंट क्या मिला, जैसे वाइगोत्स्की का हमें मिला था सामाजिक और सांस्कृतिक, ऐसे ही कोहल वर्ग का हमें मिला नैतिकता। यानी कहीं पर भी आता है नैतिक विकास का सिद्धांत, वो कोहल वर्ग से रिलेट करेगा। चलिए तो जानते हैं नैतिकता क्या है। नैतिकता क्या होती है, जब हम सही और गलत की पहचान करते हैं तो वो कहलाती है नैतिकता। ये कब आती है, ये जन्म से हमें नहीं मिलती है, ये जन्म के बाद हमारे अंदर आती है ना। नैतिकता पहले से तो नहीं होती, जब बच्चा समाज में आता है सीखता है क्या सही है क्या गलत है, तो नैतिकता जन्म के बाद आती है। ठीक। अब नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा है जब बालक निर्णय नहीं ले पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी निर्णय ना ले पाने की क्षमता नैतिक दुविधा कहलाएगी। अब है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या है, जब निर्णय ले पाता है बालक तो वो हो जाएगी नैतिक तर्कणा। तो समझ में आया होगा नैतिकता क्या है, नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है। तो जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने नैतिक दुविधा के ऊपर ही काम किया है। इन्होंने एक हिंज नामक व्यक्ति की सबको, मतलब बच्चों से लेकर वयस्कों तक कहानी सुनाई और उनके अंदर नैतिक दुविधा पैदा की। अब उनको बताना था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब सुनते हैं हिंज नामक व्यक्ति कौन है, क्या इसकी कहानी है, कैसे रिलेट करते हैं। तो एक हिंज नामक व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसको डॉक्टर दवा लाने के लिए बोलता है, वो जाता है केमिस्ट की दुकान पे। अब जो दवा है, जो पत्नी के लिए दवा आनी थी, वो बहुत महंगी रहती है, जिसकी वजह से हिंज उस दवा को नहीं खरीद पाता। अब जब मेडिकल बंद हो जाता है, अब एक तरफ वो अपनी पत्नी के लिए सोचता है कि अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो वो अकेला रह जाएगा, दूसरी तरफ सोचता है कि अगर चोरी करेगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अंततः वो क्या करता है, दुविधा में है कि क्या सही रहेगा क्या गलत है। यही कहानी कोहल वर्ग ने सुनाई है बच्चों से लेके वयस्क तक। अब यही नैतिक दुविधा लोगों के अंदर पैदा कर दी कि कुछ लोग चोरी के पक्ष में थे कि चोरी करना सही है, तभी उस अपनी पत्नी के लिए क्या होगा, सही करवा पाएगा। एक कुछ लोग चोरी के विपक्ष में थे कि चोरी करना गलत है, उसको सजा हो जाएगी। इसी बेस पे कोहल वर्ग ने क्या किया, कुछ अवस्थाएं बताई हैं। तीन अवस्थाएं बताए, तीन स्तर बताए हैं। हर स्तर पर दो दो अवस्थाएं हैं। कितने स्तर बताए हैं, तीन स्तर बताए हैं और हर स्तर पर दो दो अवस्थाएं बताई हैं। तो चलिए जानते हैं इनके स्तर कौन कौन से हैं। तो पहले तीन स्तर जान लेते हैं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, या इसको कहेंगे प्राक रूढ़िगत, या कहेंगे पूर्व लौकिक नैतिकता। और हमारे अकॉर्डिंग तो आप लोग इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड, मतलब वर्ड याद करना पड़ेगा। हिंदी में इसके दो तीन नाम रहते हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो जैसे इंग्लिश में देखते हैं, पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसके हिंदी में जैसे प्री कन्वेंशनल का हो गया पूर्व परंपरागत, प्री मतलब पूर्व हो गया, तो प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल का हो गया परंपरागत स्तर, और पोस्ट कन्वेंशनल का हो गया उत्तर परंपरागत स्तर या पश्च परंपरागत स्तर। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर दो दो अवस्थाएं आएंगी बताया जैसे हमने, तो कुल मिलाकर हो जाएंगी छह अवस्थाएं। तो पूर्व परंपरागत स्तर, इसका जो है कितने से कितने एज तक के लिए रहती है, वो रहती है पूर्व परंपरागत जो है वो है 4 से 10 साल के बच्चों के लिए। तो अब हम लोग जैसे याद तो नहीं करेंगे, कैसे समझेंगे, अपने आसपास देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 4 से 10 साल के, तो क्या उनके अंदर इतनी समझ होती है कि क्या सही है क्या गलत है, नहीं रहती, नॉर्मली नहीं रहती। और वो लोग क्या सोचते हैं
जैसे उनके माँ बाप बोलेंगे कि ये सही है तो उसको सही मानते हैं, यानी वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो दूसरे लोग कहेंगे, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है उनकी नैतिकता, कि दूसरे लोगों ने क्या बोला, यानी कि बाह्य कारकों के अनुसार वो अपनी नैतिक तर्कना करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि किस स्तर पर बालकों की बाह्य कारकों के अनुसार नैतिक तर्कना चलती है, तो ये है पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चों की नैतिकता बाह्य कारकों के अनुसार चलेगी, क्योंकि उनके अंदर नैतिकता क्या है, इस टाइम पे शून्य होती है। अब इसके अंतर्गत पहला आता है दंड एवं आज्ञा पालन। पहली अवस्था कौन सी है, दंड एवं आज्ञा पालन। तो यहाँ पे जो बालक हैं वो कैसे काम करेंगे, किसके भय से करेंगे कि उन्हें दंड ना मिले, इस वजह से करेंगे। और आज्ञा का पालन करेंगे, जो नियम बने हुए हैं, मतलब जैसे माता पिता ने बोला कि ये कार्य करना है तो उस कार्य को वो करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे, क्योंकि उनको लगेगा जो माता पिता या शिक्षक बोल रहे हैं वो क्या है, सही है। इसी वजह से वो अपने से बड़ों का अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे। तो पहली कौन सी अवस्था हो गई, दंड एवं आज्ञा पालन। दूसरी आती है साधनात्मक सापेक्षता या स्वयं की अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी या स्टेज ऑफ ईगो। इसका दूसरा नाम और है आदान प्रदान की अवस्था। कौन सी है, आदान प्रदान की अवस्था। तो आदान प्रदान की अवस्था में क्या होगा, जो बालक होता है वो चाहेगा कि उसके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जब बच्चे हम लोग छोटे रहते हैं या 4 से 10 साल की अवस्था में बच्चे रहते हैं, तो अगर टिफ़िन लेके वो जाते हैं तो एक दिन अगर उन्होंने क्या किया, एक दिन किसी के साथ टिफ़िन शेयर कर दिया तो दूसरे दिन वो क्या बोलेंगे कि हमने आपको तुम्हारे साथ टिफ़िन शेयर किया था, अब तुम हमें भी अपने टिफ़िन से शेयर करवाओ। तो ये क्या होगी, आदान प्रदान की अवस्था रहती है। तो दूसरी कौन सी होगी, व्यक्तता और आदान प्रदान उन्मुखता। ये कौन सी होगी हमारी दूसरी अवस्था होगी, पहले स्टेज की दूसरी अवस्था। पहली कौन सी थी, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। दूसरी हो गई व्यक्तता और आदान प्रदान उन्मुखता। इसका दूसरा नाम भी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इंग्लिश में याद कर लीजिए तो एक ही नाम याद करना पड़ेगा, और हिंदी में करेंगे तो 2-3 नाम याद करने पड़ते। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं दूसरा स्तर आता है हमारा कन्वेंशनल लेवल। ये कितने से कितने साल के लिए होता है, अभी देखते हैं। और इसमें क्या है, 2 अवस्थाएं रहेंगी। ठीक है, तो जो परंपरागत है या कन्वेंशनल है, ये पहली वाली कितनी थी, पूर्व परंपरागत 4 से 10 साल। और ये परंपरागत जो है वो रहेगी 10 से 13 साल। कितनी रहेगी, 10 से 13 साल। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स देखते हैं। परंपरागत में क्या रहेगा, जो बालक होगा वो सामाजिक अपेक्षाओं को पूरी करने में रुचि रखेगा कि समाज ने क्या नियम बनाए हैं, यानी इसका जो परंपरागत स्तर का जो की पॉइंट है वो क्या है, सामाजिक नियमों का पालन करना। सीधे सीधे समझिए, सामाजिक नियमों का पालन करना। तो जो क्या चाहेगा, जो समाज ने नियम बनाए हैं, सामाजिक जो अपेक्षाएं कर रहा है समाज, उसको पूरी करने में रुचि रखेगा। और क्या चाहेगा कि प्रशंसा हो, क्यों पूरी करेगा, क्योंकि उससे उसकी क्या होगी, वाह होगी, लोग प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा बालक है। इस वजह से वो समाज के सारे नियमों का पालन करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत आती हैं 2 अवस्थाएं। पहले बताया हमने हर स्टेज में दो दो अवस्थाएं हैं, तो कन्वेंशनल में भी 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि बालक क्यों कारक समाज के नियमों का पालन करेगा, क्योंकि उसको क्या बनना है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। वो चाहेगा सब हमारी प्रशंसा करें। और इसी का दूसरा नाम क्या है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध अभिविन्यास। ठीक है, तो आप एक याद रख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। दूसरा है लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। क्या नाम है, कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। तो ये भी नाम से क्लियर है कि जो समाज ने कानून बनाए हैं उनका सबका क्या करें,
पालन करें। तो समाज के नियमों का पालन करना आ जाएगा कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत। पहला कौन सा था? नैतिकता शून्य थी। तो दूसरों के अकॉर्डिंग यानी कि बाह्य कारकों से नियंत्रित हो रही थी हमारी नैतिकता, दंड एवं आज्ञा पालन। दूसरी थी आदान प्रदान की अवस्था। कन्वेंशनल लेवल में आए तो पहली क्या हो गई? अच्छा लड़का लड़की बनने की अवस्था। दूसरी हो गई कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ठीक है। अब तीसरी देखते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये जो है ये एबव 13 रहता है, यानी 13 वर्ष से ऊपर रहेगा। इसको कोहल वर्ग ने माना है नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसमें क्या होता है? निर्णय खुद से लेने की क्षमता आ जाती है। वो समाज के हिसाब से नहीं चलेगा, अब वो खुद से सोचेगा। कभी कभी समाज के नियमों को तोड़ भी देगा और ज़रूरत पड़ने पर समाज से अलग खुद के नियम भी बनाएगा। तो ये पूछा जाता है कौन सी अवस्था में बालक खुद के नियम बनाने लगता है, खुद के सिद्धांत बनाने लगता है? तो ये आता है तीसरे लेवल पर आएगा, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। तो अब चलिए इसके अंदर जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो उत्तर परंपरागत स्तर में पहली अवस्था जो आती है वो आती है सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन। ठीक है। तो हिंदी में देखिए सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार या सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी कि समाज के जो नियम हैं उनको यहाँ पर व्यक्ति तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? दूसरों की भलाई के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि दूसरों की भलाई के लिए कब बालक या व्यक्ति समाज के नियम तोड़ता है? तो ये आता है तीसरे स्तर पर। और पहली अवस्था, तीसरे स्तर की पहली अवस्था सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसकी क्यों नियम तोड़ेगा? दूसरों की भलाई के लिए। ठीक। अब दूसरी अवस्था आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो नाम से क्लियर हो गया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, है ना? कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, जैसे नाम से क्लियर हो रहा कि जो सिद्धांत है वो खुद बनाने लगेगा, यहाँ पे अपने सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करेगा। दूसरों की भलाई के लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं इस स्तर पर। तो इन दोनों को जैसे डिफरेंस अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप यातायात के नियमों का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब आप वहाँ से निकल रहे हैं, आपने देखा कि पास में ही कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है या कोई बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब रेड लाइट है तो क्या आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे? अगर आप पहली स्टेज पर हैं या दूसरे स्टेज पर तो उसमें क्या था कि समाज ने जो नियम बनाए हैं यानी कि जो ट्रैफिक रूल हैं उसको आप फॉलो करते। कब? जब आप दूसरे स्तर पर होते, क्योंकि आपको समाज के नियम फॉलो करना है और अच्छा लड़का लड़की बनना है। आपको चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, इसलिए आप उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं बचाएंगे। लेकिन जब आप उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आ जाएंगे तो आप समझने लगेंगे, खुद से निर्णय लेने लगेंगे कि दूसरों की जान बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रैफिक रूल है। तो इसके जो पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें आप उसको व्यक्ति को बचाएंगे, लेकिन आप क्या सोच के बचाएंगे कि आपने जो ट्रैफिक रूल है उसके रूल को तोड़ दिया है, यानी आपने कोई अलग से रूल नहीं बनाए। लेकिन जब आप सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता पर पहुंच जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि दूसरों की जान बचाना के लिए आप खुद के सिद्धांत बना लेंगे कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। ये क्या है? जो ट्रैफिक रूल है उसको हमने नहीं तोड़ा, बल्कि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना था। इसलिए आपने दूसरे व्यक्ति की जान बचाई, यानी आपने खुद के सिद्धांत बना लिए। ठीक है। तो अगर आपने ये की पॉइंट याद रख लिए तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अभी आप अगली वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं जो सीटेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। अब एक और क्या है, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है। कैरोल गिलिगन जो कोहल वर्ग के अपोज में काम करते हैं। अपोज में क्या, इनके साथ काम किया लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। कैसे आलोचना की है? गिलिगन ने बोला कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हैं उनकी आलोचना की और कहा यह मॉडल पक्षपाती था क्योंकि यह केवल पुरुषों पर आधारित था। महिलाओं की देखभाल की नैतिकता को इन्होंने नज़रअंदाज रखा, क्योंकि अगर नज़रअंदाज ना करते तो शायद ये नियम
इस तरह से जिस तरह कोहल वर्ग ने बताए हैं उससे कहीं अलग हो जाते हैं, है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि कोहल वर्ग की आलोचना किसने की है, तो कैरोल गिलिगन ने की है। किस बेस पर की है? महिलाओं की उन्होंने बताया कि महिलाओं को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा, उनकी नैतिकता को, इसलिए पक्षपातपूर्ण था ये। कैसा था? पक्षपातपूर्ण इनका सिद्धांत था। तो आपको शायद समझ में आया होगा, और एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। केवल की पॉइंट याद में रखिए कि जैसे 4 से 10 साल का है तो वो नई नैतिकता को नहीं डिसाइड कर पाएगा। अब 10 से 13 साल में आएगा तो थोड़ी-सी नैतिकता आएगी, लेकिन वो समाज के अकॉर्डिंग चलेगा। अब 13 साल से बड़ा हो जाएगा तो वो खुद के नियम बनाने लगेगा, क्या सही है, क्या गलत है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।